अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज की इस वीडियो हम देखें जाएंगे यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट का क्वांटिटेटिव एंड अरिथमेटिक सेक्शन, जिसका हम फर्दर पार्ट 3 हम आज अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर ऑनवर्ड 50 तक, यानी कि आज का क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने 31 से लेकर 40 तक क्वेश्चन किए और इसमें काफ़ी जो फिजिक्स के थोड़े बहुत फार्मूला यूज़ हुए, डिस्टेंस, माइल्स और टाइम से रिलेटेड, या तो फिर हमारे मैथ्स के कुछ एक फार्मूला क्यूबिक और ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो वो जो बच्चे पूछ रहे थे कि फिजिक्स की कोई फार्मूला या मैथ्स के कोई फार्मूलाज तो नहीं करने, तो बात ये है कि मैथ्स का आपने चैप्टर 6 एंड 7 यानी कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 एंड 7 जो कि सीक्वेंस सीरीज़ और परमुटेशन एंड कम्बिनेशन बनता है, वो आपने लाजमी पढ़ के जाना है, क्योंकि इसका जो सेक्शन 1 है अरिथमेटिक एंड सीक्वेंस सीरीज़ का, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ज़्यादातर 6 एंड 7 चैप्टर में से ही आता है फर्स्ट ईयर की मैथ्स में से। और अगर बात की जाए फिजिक्स की 9, 10 के फिजिक्स के अलावा और कुछ नहीं आता, वो भी डिस्टेंस, माइल्स और स्पीड से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ही आते हैं, इससे ज़्यादा आई गेस कोई नहीं आता। तो अगर आप बेसिक कर लेंगे तो भी आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 14, 17, 34 एंड 40 सो दैट द रिमाइंडर्स मे बी प्रोपोर्शनल। ओके, जो ये सीक्वेंस है इसको इसी सीक्वेंस में आपने रखना है, ठीक है। इन्होंने बोला कि इन सब में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करेंगे इनकी प्रोपोर्शन, यानी कि एक 14:17:34:42 की डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम इन सब से सब्ट्रैक्ट करें, यानी वो एक कॉमन नंबर लेना है, वो सबका कॉमन नंबर लेना है, हर किसी का अलग अलग नंबर नहीं लेना। जो नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इसमें से भी सब्ट्रैक्ट हो, इसमें से भी हो, और इसमें तभी रेशो सेम रहे। तो हम देखते हैं वो कौन सा नंबर हो। तो ऐसा करते हैं, सबको बारी बारी हमने लिख दिया 14:17, जिस तरह 14:17 लिख दिया, फिर लिख दिया इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शन में बीच में क्या होता है, इस तरह की 4 डॉट्स होती है और इनका क्या मतलब होता है, इक्वल टू, इसको हम इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है। और आगे लिख दिया 34:42। तो साथ में हमने इन्होंने ये बोला था कि ऐसा कौन सा नंबर इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इनके रिमाइंडर जो है वो प्रोपोर्शनल ही रहे, वो सेम रहे, यानी इक्वल रहे। तो हम ऐसा करते हैं 14 माइनस एक्स, ये वो एक्स इसमें से माइनस करो, वो 17 में से भी वो एक्स माइनस किया जाए, 34 से भी माइनस किया जाए और 42 से भी वो माइनस किया जाए, तब भी जाके प्रोपोर्शन सेम रहे। तो क्या मैं रेशियो को हमेशा क्या इसमें लिख सकती हूँ, अगर मुझे कोई बोले 4:2, कभी आपने ऐसे पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, और आप उसको ऐसे कटिंग करते होंगे 2 1 2, 2 2 4, आप उसको बोलते होंगे 2:1। लेकिन मैं इसी 4:2 को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 4 और जो रेशियो उसको नीचे ऐसे लाइन बार के फॉर्म में और 2 नीचे, जो बार वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो मैं इस वाली टर्म को मैं बिल्कुल इस तरीके से लिख सकती हूँ, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैंने क्या किया कि जो रेशियो वाली टर्म्स थी उसको मैंने क्या कर दिया, बार के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 14 माइनस एक्स और 17 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 17 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे कि प्रोपोर्शन था, इक्वल टू 34 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 42 माइनस एक्स। क्योंकि 4 पहले से इसका बीच में प्रोपोर्शन था, ये हमारे 10th के क्वेश्चन थे मैथ्स के, तो उसके ज़रिए से आया। अब आपको पता है कि जो इस तरफ एक साइड पे जो कोई चीज़ डिवाइड होती है उस साइड पे जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, और जो लेफ्ट साइड पे जो डिवाइड हो रही है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो यानी कि 14 माइनस एक्स का क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 42 माइनस एक्स, और इक्वल टू हो जाएगा 34 माइनस एक्स के साथ क्या हो जाएगा, जो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में था उस साइड पे न्यूमरेटर में चल जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया तो अब क्या करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 14 को आप इसका मिड टर्म ब्रेक भी खोल सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं कि 14 42 आर 588 एंड 14x आर माइनस 14x, और फिर माइनस एक्स माइनस 42x माइनस 42x माइनस 14x दोनों का ऐड करो तो माइनस 56x, और x स्केयर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपसे यही आंसर आएगा, ठीक है। और इस वाली साइड को भी आप लोगों ने ऐसे ही मल्टीप्लाई करा देना। जब दोनों साइड्स को ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा, जो इसमें से मिड टर्म ब्रेक करेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सेम टर्म्स है, यानी कि अब मैं इसको आपको सिंपली कैलकुलेशन करके देती हूँ कि सेम टर्म्स जो हैं, यानी कि मैंने तो एक आंसर निकाल लिया, ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई और इस साइड पे भी मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन आप क्या देख सकते हैं, एक्स के इस साइड पे भी लिखा है, इस साइड पे लिखा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इस साइड पे एक्स क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट, और फिर माइनस 56x यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, उस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस।
तो हम 51 में से 56 को माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का। तो प्लस 56x माइनस 51x करो तो क्या आता है 5x। और यहाँ पे 588 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या हो जाएगा आंसर, 588 में से 578 निकालो तो 10, तो x इक्वल टू 2। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि वो कौन सा नंबर है, वो x क्या है, 2 है। यानी 14 में से x यानी कि 2 माइनस करो 12 आएगा, 12 रेशो 15 रेशो 34 यानी कि 32 रेशो 40, ये सेम रेशोज रहेंगी, ठीक है। इसमें रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो असल में बात ये थी कि यहाँ पे हमने इक्वेशन बनानी थी, और इक्वेशन यहाँ पे प्रोपोर्शन वाला सिस्टम यूज़ हुआ था, तो उसको आपने करना था। अगर आप इस स्टेप पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो है यहाँ पे हमने इस एक्स स्क्वायर का क्या किया है, तो एक्चुअली एक्स स्क्वायर का हमने ये किया है, जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस में था, हमने क्या कर दिया, उसको जब उस साइड पे लेके गए यानी कि इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। जो माइनस एक्स स्क्वायर बन गया तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। यहाँ से पूरा खत्म हो गया, हमने क्या किया, उसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन के अंदर हमें एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, जिसको हम करेंगे। 2 फ्रेंड डिसाइड टू गेट टुगेदर। उन दो दोस्तों ने सोचा कि हम गेट टुगेदर करते हैं। सो दे स्टार्ट राइडिंग बाइक्स टुवर्ड्स ईच अदर। एक दोस्त रहता था किसी एक शहर में, दूसरा दोस्त रहता था किसी दूसरे शहर में, ठीक है। उन दोनों ने सोचा कि हम दोनों ना तुम भी, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, तुम मेरे घर नहीं आ सकते, ऐसा करते हैं कहीं बीच में जाके मिलेंगे ताकि तुम्हारा भी वक्त बच जाए, मेरा भी वक्त बच जाए। तो दोनों ने क्या किया, कहते हैं हम दोनों एक दूसरे की तरफ एक स्पीड से आएंगे, ठीक है, और देखते हैं हम कहाँ बीच में मिलते हैं, ठीक है। इसने बाइक शुरू की, ठीक है, और इस दोस्त ने भी बाइक शुरू की टूवर्ड्स ईच अदर। दे प्लान टू मीट हाफ वे। उन्होंने कहा कि हम बीच में मिलेंगे ताकि दोनों का वक्त बच जाए। यानी अगर मैं यहाँ से तुम्हारे घर आऊँगा तो टोटल कितना 36 माइल, मुझे 6 घंटे लगेंगे, और तुम जब मेरे घर आओगे तब भी 6 घंटे लगेंगे, लेकिन हम दोनों से मिलना है तो मैं ऐसा करते हैं 3 घंटे का सफ़र तय कर लेते हैं। मैं भी 3 घंटे का सफ़र तय करो, तुम भी 3 घंटे का सफ़र तय करो, और बीच में मिल लेंगे, वहीं से वापस हो जाएंगे, ठीक है। ईच इज़ राइडिंग एट 6 माइल्स पर आवर, और दोनों 6 माइल पर आवर की स्पीड से जा रही हैं। हमें क्या दी है, स्पीड दी हुई है, ठीक है। ये दे लिव 36 माइल्स अपार्ट, और उनका घर एक दूसरे से कितना दूर है, 36 माइल। टोटल डिस्टेंस क्या है, 36 माइल्स। अगर मैं बोलूँ कि बीच में मिलेंगे तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा बीच में मिलने का, यानी कितना, हर कोई ये भी कितना माइल कवर करेगा, ये कितना माइल करेगा, 18 माइल्स। 18 माइल्स मीन 36 डिवाइड बाई 2 करो तो क्या बनता है, 18 माइल्स। यहाँ पे देख सकते 36 डिवाइड बाई 2 18 माइल्स। ओके, one of them has a pet carrier pigeon and starts flying. The instant the friends start traveling, the pigeon flies back and forth at 18 miles per hour between the two friends until friends meet. How many miles does the pigeon travel? इसका एक कबूतर था, ठीक है। एक कबूतर था, वो क्या करता था, वो कभी इधर से जो है उधर दौड़ता था, इधर से इधर जाता था पूरा, और फिर ये मीन्स कि यहाँ तक जाता था, और फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ तक आता था, फिर जाता था, फिर आता था, फिर जाता था, फिर आता था, पूरा डिस्टेंस तय करता था। जब तक वो दोनों आपस में मिले नहीं तब तक वो कबूतर बैठा नहीं, ठीक है। जैसे वो दोनों मिल गए तो वहाँ पे क्या हुआ, उन दोनों ने जो है, कबूतर ने जो है भागना दौड़ना छोड़ दिया। अब हमें ये बताना है कि उस कबूतर ने कितना फासला तय किया होगा। पहले यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर आया, तो टोटल कितना फासला हुआ होगा, ठीक है। आसान सा हल है, उस आपने बस इतना बताना है कि अगर हमें स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, तो अगर टाइम दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें स्पीड निकालनी हो, यानी एस निकालना हो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है। लेकिन अगर हमें फासला निकालना हो तो हमें टाइम गिवन होना ज़रूरी होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो हमें टाइम गिवन ही नहीं है, टाइम आपने खुद निकालना है कि कितना टाइम लगा होगा। अब देखें, उसने कहा कि हाफ यानी 18 माइल्स, तो 18 माइल्स में बीच में वो बाद मिल गए होंगे, तो 18 माइल और डिस्टेंस स्पीड कितनी थी उनकी, 18 डिवाइडेड बाय स्पीड उनकी कितनी थी, 6 माइल्स पर आवर। तो मैं क्या टाइम निकाल सकती हूँ, टाइम क्या होगा, टाइम उससे उस साइड पे शिफ्ट कर दें और जो स्पीड है वो इस साइड पे शिफ्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, टाइम का फार्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस टोटल कितना था 18 और स्पीड कितनी 6, तो कितने घंटे लगे, आवर की बात की गई, देखिए माइल्स पर आवर, तो आवर में आएगा। 3 घंटों के अंदर वो क्या हुए, एक दूसरे से मिल गए। इसको भी 3 घंटे लगे, उसको भी 3 घंटे मिले, और वो दोनों आपस में मिले। और जो कबूतर जो बीच में कभी इधर से उधर हुआ था, उधर से इधर हुआ था, कितनी देर तक इधर उधर हुआ होगा, 3 घंटों के लिए इधर उधर हुआ, क्योंकि 3 घंटों तक वो मिले नहीं थे, 3 घंटों तक आगे पीछे होता रहा। जब वो 3 घंटों तक आगे पीछे होता रहा तो उसकी टोटल स्पीड कितनी थी, 18 माइल्स पर आवर।
तो अगर उसकी स्पीड 18 माइल्स पर आवर थी तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना तय किया होगा। तो डिस्टेंस तय करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो स्पीड कितनी थी 18 माइल्स, ये ऐसे, और टाइम कितना लगा था टोटल 3 आवर्स। तो 18 इंटू 3 करो तो 54, तो आंसर क्या होगा 54। ओके, यहाँ पे जो है ना एस और डी टी का फार्मूला आपने जहन में रट लेना है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कितना फासला आपने तय किया कितनी देर में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। 43 के अंदर कहते हैं अ बॉक्स कंटेन्स 90 MTS ईच ऑफ 100 ग्राम्स और 100 balls each of 150 grams. If the entire box weighs 35.5 kg, then the weight of the weight में यहाँ पे जो है अब आपने बताना है then the weight of the empty box is, अब अपने empty box का weight बताना है। इसमें हमें बोला कि 90 स्क्रूज हैं, समझे कि 90 हमारे पास क्या है, स्क्रूज हैं। तो 90 स्क्रूज हैं हमारे पास और वो हर स्क्रू का वजन कितना है 100 ग्राम। तो टोटल कितना वजन होगा उसका 90, यानी कि समझे कि मैं कहूँगी एक केला है और उसका वजन है 5 ग्राम। तो मेरे पास 10 केले हैं तो उनका वजन कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 5 × 50 तो 50 ग्राम। तो इसी तरीके से मेरे पास 90 स्क्रूज हैं यानी 90 स्क्रूज हैं और हर स्क्रू का वजन कितना है 100 ग्राम। तो 90 इंटू 100 करेंगे टोटल वजन कितना आएगा 9000 ग्राम। तो 9000 कितना होता है, इसको मैं केजी में लिख सकती हूँ 9 kg, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ 9 kg। उसके बाद बोल्ट्स का वजन कितना है, टोटल कितने बोल्ट्स है 100 बोल्ट्स पड़े और हर बोल्ट का वजन 150 ग्राम है। तो मैं बोल्ट्स को हर कितने बोल्ट्स हैं 100 है, उनको उनके वजन के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ग्राम में आ गया तो मैं लिख सकती हूँ इसको 15 kg। तो ये भी मेरे पास 15 kg में आ गया। तो वेट ऑफ स्क्रूज, टोटल वेट जो उसके अंदर पड़ा हुआ है वो कितना है, स्क्रूज प्लस बोल्ट्स। तो स्क्रूज और बोल्ट्स के वेट को मैं ऐड करूंगी यानी कि 9 + 15 करूंगी तो मेरे पास बनेगा 24 kg। तो मेरे पास 24 kg आ गया। लेकिन उन्होंने बोला था कि खाली बॉक्स का वजन कितना होगा, लेकिन टोटल बॉक्स का वजन कितना 35.5 kg। जब टोटल बॉक्स का वजन 35.5 kg था और मेरे पास जो था उसके अंदर बोल्ट्स और स्क्रूज पड़े थे वो 24 kg के थे, तो इट मीन्स जब मैं उनको निकाल लूंगी तो खाली डब्बा रह जाएगा। तो खाली डब्बे का वजन कितना बनेगा 35.5 kg माइनस 24 करो तो 11.5 kg जो है खाली डब्बे का वजन बनेगा, यानी एम्प्टी बॉक्स का वजन क्या होगा 11.5 kg। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगी 11.5 kg सिलेक्ट कर दूंगी। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20% देन द, ओके एक दफा मैं इसको दोबारा शिफ्ट करा देती हूँ। देन द एरिया इज इंक्रीज बाय डैश, कहते हैं कि अगर हम सर्कल रेडियस जो है सर्कल का उसको हम 20% बढ़ा दें तो एरिया ऑफ इज इंक्रीज बाय, एरिया कितना बढ़ जाएगा 44%, 120%, 144%, 40%। और इसके लिए मैंने आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक ढूंढ के आपके सामने शेयर किया, आपके साथ शेयर किया कि अगर हमें लेट द ओरिजिनल नंबर भी 100%, क्योंकि टोटल अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पानी इस बोतल के अंदर ना 5 लीटर पानी आ सकता है, तो टोटल उसका 100% कितना होगा 5। तो उसका 100% मैं कह सकती हूँ 5 ही है, ठीक है, यानी 5 लीटर से ज़्यादा उसमें पानी नहीं आ सकता। तो मैंने 100% की बात अगर मैं कर रही हूँ तो मैं 100% में लेके चलूँगी कि समझो कि ओरिजिनल नंबर उसका 100% ही है, 100 ही है, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज, ए की परसेंटेज प्लस बी की परसेंटेज करके और ए को मल्टीप्लाई बी करे डिवाइड बाय 100। जब भी आपके पास रेडियस और इस तरह के क्वेश्चन इंक्रीज करने के क्वेश्चन आएंगे तो उनके लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक जो मैं आपके साथ शेयर करूँ वो क्या है, a% प्लस b% प्लस आपने क्या करना है ए बी को मल्टीप्लाई कर डिवाइड बाय 100 की परसेंटेज को करना है, ठीक है। तो कितना हमें इंक्रीज करने का बोला है उन्होंने 20%, ये ए क्या है 20% और फिर बी के अंदर भी क्या लिखना है 20%, ए परसेंटेज बी परसेंटेज और जो परसेंटेज को हटा के ए और बी को मल्टीप्लाई करा दो। तो ए क्या है 20 और बी क्या है 20, तो 20 = 400, तो क्या हो जाएगा 400। और यहाँ पे जो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर रही हूँ प्लस वाला, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा जब 400 हो जाएगा तो उसको क्या करना है आपने डिवाइडेड बाय 100, ये देखिए डिवाइडेड बाय क्या करना है 100, डिवाइडेड बाय 100 करके फिर इसका ओवरऑल परसेंटेज आपने इस तरीके से लिखना है, ये देखें इस तरीके से। तो जब मैंने इसको कटिंग की तो ऊपर क्या रह गया 4, तो 20% प्लस 20% प्लस जो हमने 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करके ओवरऑल परसेंटेज निकाली तो बचा क्या 4%। तो जो 40 प्लस 4 44%, तो आंसर क्या होगा
44%। जब भी आपको रेडियस में इंक्रीज करने का बोलेंगे तो आपने शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करनी है कि जो भी है हमारे पास इंक्रीज करने का परसेंटेज बोला तो उसको अपने ए ले लेना है, एज ए बी भी ले लेना है, A%, B%, और उसी नंबर फिगर को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है आपस में और डिवाइड में 100 करके ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है कि वो वैल्यू कितनी आएगी, और उसी परसेंट को आपने क्या कर देना, पिछले दो उसके साथ ऐड कर देना, 44%। इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय 44%। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 कहते हैं अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। जो उस एक फादर है वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, यानी जो भी उसका बेटा है उससे 3 गुना, उसको उसकी एज को 3 से मल्टीप्लाई करा लो, उतना बड़ा है वो, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद ऐसा होता है कि द फादर विल बी ट्वाइस। पहले वो 3 गुना बड़ा था, अब जो फादर है वो दुगना बड़ा है, यानी कि डबल बड़ा है, ठीक है। पहले वो 3 गुना बड़ा था, अब वो दुगना बड़ा है, एज ओल्ड एज ए सन एज एट दैट टाइम। हैंस द फादर प्रेजेंट एज इज, अब उसके वालिद की जो अभी की एज होगी वो क्या होगी, तो आपने फादर की अभी की एज बतानी है कि अभी उनकी एज क्या होगी। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, होगा कैसे, ये हमें इक्वेशंस बनानी कैसे हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अ सन बी x ईयर्स। हमें एक सन की एज ले लेते कि x हमें मालूम नहीं है, जितनी भी है उसकी एज क्या है x। देन प्रेजेंट एज ऑफ अदर, यानी कि उसके फादर की एज क्या होगी 3x। शुरू में हमें क्या बोला उन्होंने कि 3 टाइम्स बड़ा है, 3 टाइम्स का मतलब क्या है, जो भी सन की एज उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो उतनी फादर की एज बन जाएगी, ठीक है। ये फादर लिखा हुआ था यहाँ पे 3x ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर्स, अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या आ रही है कि 15 सालों बाद क्या होता है, जो सन की एज है जाहिर सी बात है उसमें जो भी उसकी उम्र थी उसके अंदर 15 सालों का इजाफा हो जाएगा, तो x + 15 हो जाएगा। और फादर की जो उम्र थी 3x, यानी पहले भी वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा था, तो अब वो क्या हो गया, वो 15 ईयर्स और ऐड कर दें उसके अंदर, जो भी जितना भी बड़ा था उसके अंदर 15 ईयर्स और ऐड कर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सन ने 15 साल गुजारे तो फादर ने भी 15 साल गुजारे होंगे, तो 15 क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x + 15, यानी जो फादर की जो भी एज बनती है अगर वो सन की एज को मल्टीप्लाई बाय 2 करा दो तो उतनी बनती है, ठीक है। ये इक्वेशन आपने थर्ड इक्वेशन कैसे बनानी है कि जो भी फादर की एज हमारे पास है इस वक्त 15 सालों के बाद, यानी आफ्टर 15 ईयर्स जो भी फादर की एज है वो अपने सन की एज को मल्टीप्लाई बाय 2 करा दो तो वो बनती है। अब हमने इक्वेशन बनानी है 3x + 15 = 2x, 2x + 2 15 30। x वाले टर्म्स को एक तरफ लें, 3x माइनस यहाँ पे प्लस और उस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 2x, और 30 यहाँ पे रहने दें और यहाँ पे 15 प्लस और उस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस 30 माइनस 15। तो 3x माइनस 2x कितना हो गया x, और 30 माइनस 15 15। तो सन की जो सन की जो एज है वो x क्या है 15, वो कितने साल का है 15 साल का। और जो फादर की एज है ऑफ द अदर वो कितनी है 3x, 3x कर दिया तो 3 × 15 करो तो क्या बनता है 45। तो उस टाइम फादर की एज कितनी थी 45, लेकिन 15 सालों बाद क्या हुआ कि फादर की एज कितनी हो गई, 15 सालों बाद अगर इसमें ऐड करें तो फादर की एज हो गई 60, और अगर मैं सन की एज में 15 साल और ऐड कर लूँ तो ये कितनी हो गई 30। तो यानी कि सन की एज हो गई 30 और फादर की एज क्या हो गई 60। तो आप देख सकते हैं कि सन की जो भी एज है उसकी डबल है फादर की एज, ठीक है। तो फादर की एज 60 है और 30 है, सन की एज 30 है, तो आप देख सकते हैं 60 इज़ द डबल ऑफ 30। तो मैं क्या करूँगी, अब जो उसकी एज है हैज़ द फादर एज एट दैट एज द प्रेजेंट एज इज़, इन्होंने तो बोला था आफ्टर 15 ईयर्स ये हो जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट एज क्या उन्होंने बोला था कि अभी प्रेजेंट एज उनकी क्या है, अभी हमने क्या निकाली थी 3 × 15 करो तो 45। तो आंसर क्या है 45 फादर का। अगर सन का पूछा था होता कि सन की प्रेजेंट एज क्या है तो हम लिख देते 15 है, 15 का ऑप्शन होता हम उसको सिलेक्ट कर लेते। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमें ये कहता है इफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 169 रेशियो 196 देन द रेशियो ऑफ द रेडाई इज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल रेशियो वाले क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या बोला है, आपने जब एक रेशियो दी होती है रेडियस r, दूसरी रेडियस, आपने दोनों को स्मॉल आर या कैपिटल आर नहीं लेना है, एक को स्मॉल आर लेना है दूसरे को कैपिटल आर लेना है। अगर मेरे पास एक और थर्ड सर्कल की रेशियो दी होती तो मैं क्या करती एरिया ऑफ, और मैं ऐसे कर देती r पाई, तो मैं सब में डिफरेंस करती कि ये r अलग है, ये r अलग है, ये r अलग है, यानी ये सर्कल ऑफ रेडियस r स्मॉल r का है, ये सर्कल ऑफ दूसरे रेडियस कैपिटल r का है, ये r पाई का है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सी नहीं है, यानी कि फिलहाल यहाँ पे कोई थर्ड सर्कल नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ
यहाँ पे सिंपली ले रही हूँ आर और एक कैपिटल आर। तो मैंने एक जो स्मॉल आर है उसको मैंने लिख दिया 169:196। तो आपको पता है कि जो एरिया होता है, ये मैंने नोट में लिखा था कि जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू आर स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी पाई, मैं ऐसे लिख सकती हूँ पाई आर स्क्वायर। जो मैंने बोला था कि रेशो जो होती है हम उसको बार में लिख सकते हैं, यानी कि 169:196 एरिया है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और दूसरा सर्कल डिफरेंट था इसलिए मैंने उसका आर डिफरेंट लिया, यानी कि उसको उसमें डिफरेंस शो कराने के लिए मैंने उसका आर डिफरेंट लिया कि अलग सर्कल का। तो पाई और पाई तो कैंसिल हो गए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी स्मॉल आर लेती तो मैं कहती कि हाँ आप लोग कहते हैं कि ये दोनों भी कैंसिल होते हैं, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिया, यहाँ पे स्मॉल आर। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। उसके बाद क्या करना है कि ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, इसमें से पाई कैंसिल हो गया था, अब आर आर आ गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर आ गया, तो यानी कि 169, ये जो 169 है रेशो 196, ये क्या है आर स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू है, ये एक है स्मॉल आर स्क्वायर है और जो दूसरा है वो क्या है कैपिटल आर स्क्वायर। तो मैं उन्होंने बोला था कि आपने सिर्फ रेडियस का, देन द रेशियो ऑफ द रेडियस, सिर्फ रेडियस का रेशियो निकालना है। तो ये जब पूरे स्क्वायर की टर्म की इक्वल है तो दोनों तरफ मैं क्या करूँगी स्क्वायर को बाहर निकालूंगी, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दोबारा से मैं यहाँ से रेज करके अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि आर डिवाइडेड बाय आर ऊपर होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैं इसका भी ऐसा करती हूँ कि कोई चीज़ बना लेती हूँ, ऐसे इसी की फॉर्म में ले आती हूँ। तो इसकी फॉर्म में लेकर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर में लेकर आना। तो ये किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, और नीचे किसका स्क्वायर बन रहा है 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर बन रहा है। तो अब मैं क्या इसको भी ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ कि मैं इनको ये जो पूरा 13/14 करके और होल स्क्वायर यहाँ पे ले लूँ, ठीक है। तो अंदर r बाय r की रेशो क्या बनेगी 13:14, तो यहाँ पे क्या हो गया 13:14, ठीक है। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये इसलिए डाला मैंने इसके अंदर ताकि आप लोगों को एक दफ़ा आइडिया हो जाए कि अगर इसे क्वेश्चन आए तो आपने उसका रेडिया वाला क्वेश्चन के साथ क्या करना है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 47 है, सबसे ज़्यादा इजी है और इसको आपने एक एक को सॉल्व करना है। ऐसा ना हो कि आप देखें कि यार 40% ऑफ 30 तो कुछ ज़्यादा ही बन रहा है, नहीं, आपने एक एक को करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और आपने देखना है एक एक को। 40% ऑफ 30 बनता है 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 30 परसेंटेज वाला है। तो 40 डिवाइड बाई 100 करो तो 0.4 आता है, मल्टीप्लाई बाई 30 करो तो 12 आंसर आया। आपने इस आंसर को लिख देना, नोट डाउन करते रहना, ठीक है। इसके आगे आप लिख देंगे 12, ठीक है। इस तरह करके आपने आगे लिख देना है, इसका आंसर क्या है 12। अब उन्होंने बोला ग्रेटेस्ट इसमें से कौन सा है, ठीक है। 3/5 इंटू 25 की, तो 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15, जब इसे कटेंगे तो 15 आंसर आया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 15। 6.5% ऑफ 200 क्या है 6.5 डिवाइड बाई 100 किया, परसेंटेज को क्या कहते हैं डिवाइडेड बाई ऑफ 200 बोला था तो 200 से मल्टीप्लाई करा दिया। 6.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 200 क्या हुआ 13, और 5 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 5 मोर देन स्क्वायर ऑफ 3। स्क्वायर ऑफ 3 का मतलब क्या है, पहले स्क्वायर ऑफ 3 निकालें। स्क्वायर ऑफ 3 बनता है 3 3 9, और 5 मोर यानी उसके अंदर 5 और एडिशन करते हैं, 9 10 11 12 13 14 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सॉरी हाँ सही है, यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से दिया है, हमें ये सारा मैं रब कर देती हूँ और यहाँ पे आपके लिए दोबारा लिखती हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4, ये इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है। जब भी कोई नीचे डिनोमिनेटर में किसी की पावर नेगेटिव हो तो जब ऊपर जाती है तो ऊपर जब मल्टीप्लाई तो हो जाता है वो कांस्टेंट, लेकिन उसकी पावर क्या हो जाती है प्लस। तो अब 1 के साथ जब वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस, जो पहले नेगेटिव थी प्लस हो जाएगी, अगर वो प्लस होती तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती तो +4 हो गई। तो +4 का मतलब ये है कि 4 ही है, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 16 आ गया इसका आंसर, और मल्टीप्लाई पे क्या कराना है 1, 16 1 16। तो सबसे ग्रेटेस्ट आंसर क्या है 47 में, 47 का ऑप्शन ई है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2⁻⁻4, जो ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे पूछा, इसमें हमने परसेंटेज निकालनी है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ XYZ कंपनी स्टॉक ड्रॉप्स फ्रॉम
$25 पर शेयर टू $21 पर शेयर। व्हाट इज द परसेंट ऑफ द डिक्रीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से समझना है, ठीक है। इसमें आपसे डिक्रीज का पूछ सकते हैं, इंक्रीज भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके दोनों मेथड आपको समझाऊंगी। द डिक्रीज वुड बी 16% विच इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। जो 16% असल में इसका आंसर है, लेकिन ये निकाला कैसे हम दिखाते हैं। उसने बोला कि पहले 25% $25 उसके पर शेयर स्टॉक्स थे, उसके बाद कितने हो गए $21, तो डिक्रीज कितना आया होगा, ठीक है। तो डिक्रीज कितना आया था $4 का, यानी समझे आप बोले पहले 25 रुपए थे, बाद में 21 रुपए हो गए, तो कितने रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। तो कितने 25 में से कितना फीसद कम हो गया, तो 25 में से कितना फीसद कम हो गया, तो मैं ऐसा करूंगी 25 रुपए में से 4 का निकालूंगी। अच्छा, आप इसको मार्क्स में ले लें। अब पहले आपके समझे कि उर्दू में मार्क्स थे 25 मार्क्स, फिर आपके टीचर रीचेक किया, आप कहोगे कि मेरे 21 मार्क्स हो गए। पहले 25 में से 25 थे, अब 25 में से 21 हो गए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप कहोगे मेरे कितने नंबर कम हो गए, 4 नंबर कम हो गए। तो आप बोलोगे कि मेरा कितना फीसद कम हुआ। आप 25 में से 21 मार्क्स का परसेंटेज निकालोगे तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा ना। जैसे 100 में से किसी के 90 मार्क्स आए तो हम कहते हैं 90% आए। तो अगर इसी तरीके से अगर किसी के 4 कितने कम हुए हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जितना कम हुआ है उसको मैं ऊपर लिख दूंगी डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल में से यानी कि पहले कितने थे, 25 में से 4 कम हो गए, तो कितने कम हो गए, 16%, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि पहले उर्दू में 25 मार्क्स थे, फिर 21 हो गए, तो 4 का फ़र्क आया। तो 25 में से कितने का फ़र्क आया, 4 नंबरों का, 25 में से 4 नंबर कटे। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसकी परसेंटेज निकालने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँगी। 25 में असल में 21 नंबर आए, ठीक है, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए जितना कम हुआ मैं उसको ऊपर लिख के मल्टीप्लाई बाय 100 करा दूँगी, ठीक है। इफ़ कैलकुलेटिंग द डिक्रीज इन वैल्यू डिवाइड द इंक्रीज बाय द ओरिजिनल प्राइस। जब भी आप डिक्रीज की बात करेंगे तो जो जितना भी डिक्रीज हुआ यानी 4 रुपए कम हुए, 5 रुपए कम हुए, 4 नंबर कम हुए, उसको क्या करना है, जितने पहले टोटल थे उससे डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई पे क्या कर देना है, 100 कर देना है। इफ कैलकुलेटिंग एन इंक्रीज इन वैल्यू डिवाइड द इंक्रीज बाय द ओरिजिनल प्राइस। आपने जितना इंक्रीज हुआ उसको क्या करना है, डिवाइड बाय टोटल प्राइस करना है। समझो कि पहले आप कहो कि मेरे 21 मार्क्स थे, मैंने इंप्रूवमेंट दी और मेरे कितने हो गए, 25 मार्क्स हो गए। तो बताओ मेरा इंक्रीज कितना हुआ होगा। तो आप क्या बोलोगे, पहले सो एन इंक्रीज फ्रॉम 21 टू 25 वुड बी। अब आपने क्या करना है, कितने में से आप कितने इंक्रीज हुए, 4 नंबर इंक्रीज हो गए, कितने में से, 21 से। अब आपने 21 से लेना है, यानी कि 4 मेरे इंक्रीज हो गए, 21 जहाँ से आपकी बात शुरू होती है उसी को आपने डिनोमिनेटर में लेना है। इसमें हमने क्या बोला था, 25 से मेरे स्टॉक गिर गए 21 पे। तो मैं पहली बात किसकी हुई थी, 25 से शुरू हुई थी ना, तो मैं क्या लूँगी, 25 को ही लूँगी, ठीक है। तो 25 को लूँगी और ऊपर कितना डिक्रीज हुआ मेरा, 4। तो मैं इसकी परसेंटेज निकालूंगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगी, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास इंक्रीज़ का पूछा है तो इंक्रीज़ तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ होता है। तो छोटी वैल्यू कहती है, मीनिंग मैं कहूँगी कि मेरे 19 से मैंने मार्क्स थे और उससे मैंने इम्प्रूवमेंट की और मेरे कितने मार्क्स हो गए, 29 मार्क्स हो गए। तो 19 से 29 मार्क्स हो गए, तो मेरे टोटल कितने मार्क्स गेन किए मैंने, 10। तो 10 को डिवाइड पे करूँगी 19 से और मल्टीप्लाई पे क्या कर दूँगी, 100, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट था, इसको आप अपने पास थोड़ा सा समझ लें और मे भी आपके पास ये आ जाए तो आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है। अगर इंक्रीज और डिक्रीज स्टॉक शेयर के बारे में ज़्यादातर पूछेंगे। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49। इफ़ एक्स, वाई एंड जी आर कंसेक्टिव नेगेटिव इंटीजर्स एंड इफ x is greater than y is greater than z, which of the following must be a positive odd integer। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने कोई भी कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स ले लेने, कोई भी कंसेक्टिव नेगेटिव इंटीजर्स ले लेने और उनमें क्या करना है कि x बड़ा होना चाहिए y से और y बड़ा होना चाहिए z से। ये कैसे हो सकता है, अगर मैं x को -1 ले लेती हूँ और इसको y को -2 ले लेती हूँ और z को -3 ले लेती हूँ, तो आपको पता है कि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी होती है। कैसे कि 0 बड़ा है, देखिए इस तरह स्टार्ट होता है ना, इस तरीके से 1 बड़ा है, फिर 0 से छोटा है, फिर माइनस में बात हो रही है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी पिछली वैल्यू से, ठीक है। तो इस तरीके से जो सबसे एंड पे वैल्यू जाती रहेगी वो क्या होगी, छोटी। तो मैंने क्या किया, x को मैंने कर दिया -1, क्यों नेगेटिव इंटीजर लेना था तो -1 से स्टार्ट किया और y को लिया -2 और c को लिया -3, बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए। कंसेक्टिव भी है, ये देखें आप -1 -2 -3 एक साथ आ रहे, कंसेक्टिव भी है और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं।
Now let's evaluate each of the expression given in the options to find which one is a positive or integer. जब इसको हम ये एक्सप्रेशन सारों को देखें और इन सब के अंदर ये कंसेक्टिव नेगेटिव इंटीजर्स डालें और देखें किसका आंसर पॉजिटिव ऑड इंटीजर आता है, ये ऑड नंबर हो और पॉजिटिव भी हो, ठीक है। लेट्स ट्राई। पहला है हमारे पास एक्स वाई जी, यानी -1 को -2 के साथ और -3, इन तीन एक्स वाई जी इन तीनों की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करो तो 6 आया। नॉट अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव तो है लेकिन इवन नंबर है, ठीक है, ये वाला क्रॉस हो गया। उसके बाद x माइनस वाई को मल्टीप्लाई कराना है y माइनस जेड के साथ, तो यानी कि -1 माइनस ऊपर से -2, आपने इस माइनस को अंदर वाले माइनस के साथ मिस नहीं कर लेना है, यानी कि उसके साथ ये ना समझना कि ये माइनस उसी के साथ यूज हुआ है, ये माइनस क्वेश्चन का माइनस जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये जो अंदर ब्रैकेट में -2 जो वैल्यू है ये इंटीजर का माइनस है, तो -2 को मल्टीप्लाई माइनस करो, माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो जाएगा, +2 और 2 - 1 करो तो 1 आंसर आता है, और माइनस माइनस प्लस, +3, 3 - 2 1 आता है, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब आपने यहाँ तक आपका आंसर आ गया, आपने ये नहीं समझना कि मेरा तो आंसर आ गया 1, आप भी इसी को टिक कर लेते हो, आपने आगे सॉल्व करना है, देखना है कौन सा आंसर आता है। अगर टाइम नहीं है फिर तो बेशक आप सॉल्व कर लें, टिक कर दें, लेकिन टाइम है तो आपने बाकियों को भी सॉल्व करना है। x माइनस वाई जी, यानी वाई जी को मल्टीप्लाई करना है, उसमें से x माइनस जी, फिर x में से उन दोनों को माइनस कर देना है, तो -1 माइनस -2 को -3 से मल्टीप्लाई करो, तो -1 माइनस -2 को -3 से कराए तो माइनस माइनस प्लस, और 2 3 6 आ गया, और बाहर क्या था साइन माइनस, तो प्लस माइनस -6, -1 -6 कितना हुआ -7, तो ये तो नेगेटिव है, पॉजिटिव तो है नहीं, और ऑड इंटीजर बेशक है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं x y प्लस जी, अब इसको देखते हैं -1 बाहर और y प्लस जी करना है, -2 में प्लस -3 करना है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास क्या आया 2 3 6, और नहीं सॉरी 2 3 6 नहीं, एडिशन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और साइन क्या होगा माइनस का आएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 3 4 5 और साइन क्या आएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 1 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर एक बार फिर आ चुका है, ठीक है, आपने देखना है गौर से। और लास्ट करते हैं x प्लस वाई प्लस जी, -1 प्लस -2 प्लस -3 -6 आता है, जो कि फिर से पॉजिटिव भी नहीं है ऊपर से ऑड भी नहीं है। तो हमारे पास कितने आंसर्स आए, एक आया पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1 आया, और एक क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर 5। हम किस वाले को चेक करेंगे, डी को, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे वैलिड क्या दे रहा है, बड़ा वाला। जितनी बड़ी वैल्यू, अगर आपको 2 ऑप्शन आते हैं तो उसमें जो बड़ी वाली वैल्यू होती है, जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो देती है, आपने उसी को चूज़ करना है, ठीक है। 1 स्मॉलेस्ट में थी इसलिए हमने 5 को चूज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, और उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इंट्रेंस की तैयारी कर सकें। और साथ ही साथ हमारे नेक्स्ट कोर्सेज आएंगे C++ कोर्सेज़ के ऊपर, जो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका डिस्क्रीट का कोर्स होता है इंशाल्लाह उसकी कंप्लीट कोर्स इंशाल्लाह अपलोड किया जाएगा इन अ कमिंग मंथ, और ताकि आपकी आसानी के लिए हम उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके साथ शेयर करें, क्योंकि अक्सर जो होते हैं उसके आंसर्स अवेलेबल नहीं होते, और एग्ज़ाम्स में अक्सर उसके वो दिए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं बुक से, और उसके आंसर्स स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के पास सारे के सारे आंसर्स हों और वो उसको समझें और उसको करें, ताकि फर्दर उनको डिस्क्रीट के अंदर लॉजिक बनाने में टेंशन ना हो, ठीक है। तो अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एन एम्प्टी स्विमिंग पूल कैन बी फिल टू कैपेसिटी थ्रू एन इनलेट पाइप इन 3 आवर्स। एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, इस तरीके से एक स्विमिंग पूल है जिसके अंदर एक इनलेट पाइप लगा हुआ है, जिसके अंदर 3 घंटों में पानी भर जाता है, और दोनों जो इसमें 3 घंटों में पानी भर जाता है, और फिर एक आउटलेट है, एंड कैन बी कम्प्लीटली ड्रेन का मतलब होता है खाली हो जाना, बाय ड्रेन पाइप लगा हुआ है नीचे की तरफ, और उसमें से खाली हो जाता है, ठीक है, इन 6 आवर्स। ये बोथ पाइप्स आर फुली ओपन एट द सेम टाइम। अगर दोनों को पूरा का पूरा खोल दिया जाए एक ही वक्त पे, इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी पूल बी फिल्ड टू कैपेसिटी, वो पूरा का पूरा भर जाएगा कितनी देर में। 6 आवर्स का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, अगर मैं बोलूँ कि एक पाइप है, ठीक है, इतना, और एक पाइप है इतना, दोनों को मैंने एक जितना पानी दिया है, लेकिन इसमें से जो पानी है वो 6 घंटों बाद आता है। इसमें जितना पानी मैं देती हूँ, यानी जितना पानी इसमें जा रहा है वो 6 घंटों बाद नीचे उठ के भरता है, 6 घंटों में नीचे वाला तालाब को भरता है, ठीक है। और इसमें मैं जितना पानी देती हूँ वो 3 घंटों में ही भर जाता है, यानी कि 3 घंटे गुजरते हैं और पूरा का पूरा पूल भर जाता है। इट मीन्स कि ये पाइप क्या है, बड़ा है। अगर आप इसको देखें, जितना जल्दी, यानी कि 3 आवर्स में अगर इसने किया, कम टाइम में किया, तो इसका मतलब पाइप बड़ा था, इसने इसलिए जल्दी कर दिया, ठीक है।
और जो जिसे 6 घंटों में किया, इसका मतलब पाइप छोटा था। तो मैं इसका क्या मतलब लूँगी कि जो ड्रेनिंग पाइप है यानी जिसे पानी निकल रहा है वो बहुत छोटा है, ठीक है, यानी तंग है, ठीक है, इसलिए उसमें से बहुत स्लो पानी निकलता है, उसको 6 घंटे लगते हैं, 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब 6 ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब पाइप तंग है, और अगर कम टाइम लग रहा है तो इसका मतलब पाइप ड्रेनिंग पाइप से ज़्यादा खुला है, तो इसलिए उसको कम टाइम लग रहा है, 3 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ बोथ पार्ट्स आर फुली ओपन एट द सेम, अगर दोनों को मैं एट ए टाइम दोनों को ओपन कर लूँ, यानी पानी भी आ रहा है और जा भी रहा है एट ए टाइम, इन हाउ मेनी आवर्स विल द कम्प्लीटली एम्प्टी पूल बी फिल्ड टू कैपेसिटी, कितनी देर में पूरा का पूरा भर जाएगा, ठीक है। टाइम टेकन बाय इनलेट पाइप टू फिल, कितना टाइम लगता है, 3 घंटे। वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भरता होगा, यानी आधा हिस्सा, यानी अगर उसके मैं 3 हिस्से कर दूँ इस तरह स्विमिंग पूल के, तो उसमें से कितना हिस्सा जो है पानी का भरता होगा 1 घंटे में, आधा हिस्सा। 3 घंटों में पूरा भर जाता है तो 1 घंटे में उसका 1/3 भरता होगा, यानी उसके 3 हिस्से कर दो तो 1 हिस्सा ये वाला भरता होगा, ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन बाय आउटलेट पाइप टू एम्प्टी, 6 आवर्स, उसको कितने टाइम लगता है, 6 घंटे लगते हैं, यानी कि अगर उसके मैं फर्दर इसे छोटे छोटे और टुकड़े कर दूँ तो उसमें से इतना सा जो पानी है ये जो है उसका निकल जाता होगा, ठीक है, उसको 6 घंटे लगते हैं। वॉल्यूम एम्प्टीड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना निकलता होगा, तो 1/6, अगर स्विमिंग पूल के 6 हिस्से होते हैं तो उनमें से छठा हिस्सा निकल जाता है 1 घंटे के अंदर। तो 1 घंटे में उसमें 1/3 फिल होता है और उसमें 1/6, जितना डिनोमीटर की वैल्यू बड़ी होती है उतना ही वो नंबर छोटा होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन आवर, कितना टाइम लगेगा, कितना पानी अंदर जा रहा है, 1/3, उनमें से कितना निकल रहा है उसको माइनस किया, 1/6। तो इसका अगर आप एलसीएम लें तो 6 1 6, 6 माइनस 3 करें, यानी 3 1 3, 6 माइनस 3 किया तो हमारे पास क्या आया, और नीचे डिवाइड बाय 6 आ गया, ठीक है। और नहीं, आप ऐसा करें, इसकी एलसीएम ऐसे नहीं ले, आप इसको एलसीएम ऐसे लें, क्योंकि कॉमन आ रहा है बीच में तो आप कॉमन लें। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 6 मैंने नीचे लिख दिया। और 3 को कितने ज़ार 6 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, और 6 कितने ज़ार 6 होता है, 6 1 ज़ार 6। एलसीएम लेना, आई होप सो आप सबको आता होगा। 1 1 ज़ार 1, तो -1, 2 - 1 कितना आया, 1/6, ठीक है, 1/6 आया। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आया, 1/6। तो 1/6 आया। देयरफॉर टाइम टेकन फ्लिपिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, टोटल कितना टाइम लगा होगा, 6 आवर्स। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 6 आवर्स। 1/6 तो उसकी कैपेसिटी बताई थी। अगर मैं इसकी यहाँ देखें, असल में ये टाइम ये लिखा हुआ था, ठीक है, कितना पूल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो मैंने कितना बोला कि कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स लगेंगे जब वो पूरा का पूरा पूल कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। तो ये था हमारा सैम्पल पेपर ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी का कंप्लीट अरिथमेटिक एंड क्वांटिटेटिव पोर्शन, जिसको हमने कर दिया है कंप्लीट। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है या आपने कुछ पूछना है तो आप कम्युनिटी टैब में आके पूछ सकते हैं, और वहाँ पे एनी क्वेश्चन का एक टैब बना होगा, यानी कि एनी क्वेश्चन का एक पोस्ट होगा, उसके नीचे आपने कुछ पूछना पूछ सकते हैं। आप बल्कि इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। अगर आपने कुछ सजेशन देनी है आप सजेशन भी दे सकते हैं, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप बिना झिझक बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।